जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास उन समस्त विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं को देखना बहुत ज़रूरी है जो कभी न कभी यह सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो जाए और सेट हो जाए। आज हम सबको समझने वाले हैं। उससे पहले आपको एक घटना से अवगत करवा देते हैं। यह घटना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज उनके साथ हुई है, कल हमारे और आपके साथ हुई। उससे पहले हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यह घटना इंदौर शहर के भंवरकुआ की है। वहाँ होता क्या है, एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना लेकर के इंदौर पहुँचता है और सबसे बड़े कोचिंग संस्थान जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी और 100% सिलेक्शन का दावा करती है, वहाँ वो ज्वाइन करता है। कुछ दिन तक पढ़ाई करता है। अचानक वो क्लास में बैठा रहता है। उसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। वह कुछ हरकतें करता है। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कवर हो चुकी हैं। आप चाहें तो इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो हैं, उसके माध्यम से आप इसको और अच्छे से जान सकते हैं। वह बच्चा अचानक बैठे बैठे अपने बेंच पर गिरता है। उसके मित्र जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि हार्ट अटैक का मामला है, जिस वजह से इस बच्चे की मौत हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बच्चा अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाया था। उसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। सोचिए, सिर्फ 18 साल में हार्ट अटैक जैसे मामले आ रहे हैं। क्या लगता है इस उम्र में कोई और घर की चिंता या कुछ और चिंता रही होगी? नहीं। ये जो 18 और 25 वर्ष की उम्र होती है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है कैरियर का। और उसमें भी हमें ये थोप दिया गया है कि बच्चे, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो इस समाज में तुम्हारी पूछ नहीं होगी, कोई सम्मान नहीं होगा। आइए एक विश्लेषण के माध्यम से सच्चाई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप भी समझिएगा। हर माता पिता छोटे शहर से उठ करके बड़े शहर में जाते हैं। यहाँ सोचते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारा सपना साकार होगा। हम जो चाह रहे हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सिक्योर कर लें, हमें कहीं और भटकना न पड़े। उनका यह सोचना कहीं से भी गलत नहीं है। यहाँ जब वे पहुँचते हैं तो यहाँ इनको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स मिल जाती हैं और सभी कोचिंग संस्थान ये दावा करती हैं कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में किसी एक अच्छे संस्थान का चुनाव करवाना बहुत ही कठिन होता है। कौन सही है कौन गलत है यह कैसे पता करें? हर कोई ने अपने बैनर लगा रखे हैं। हर किसी के पास आप जाओ तो फोटो दिखा देते हैं कि देखो ये जो बने हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जो भी बने हैं ये हमारे संस्थान में इनने पढ़ा है, हमारे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ा है, हमारे नोट्स लिए, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, इसके बाद इनका सिलेक्शन हो पाया है। यह तो रही बात होर्डिंग की और भरमाने की। ऐसे में जो माता पिता होते हैं या बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते और सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते। और उनकी भी गलती नहीं है, वो उम्र ही ऐसी होती है कि उसमें सही और गलत का भान नहीं हो पाता। और माँ बाप बेचारे अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे छोटे शहर से रहते हैं, उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना ही जो काउंसलर बैठे होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि आप वहाँ जाओ और आपको अच्छी टोपी पहना करके आपसे मोटी रकम ले ली जाए। ये तो रही बात होर्डिंग की। अभी बात यहाँ रुकती नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाओ, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, छोटी से छोटी, भले ही वहाँ कोई गुणवत्ता ना हो, आप वहाँ जाओ, कहो कि फीस कितनी है, तो छोटी से छोटी आपको 70,000 रुपये कहेगी कि हम 70,000 रुपये एक वर्ष का लें। और कोई बड़ा संस्थान है तो उसकी बात ही करना हम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आउट ऑफ औकात है हमारे लिए। ये 70,000 रुपये एक वर्ष, अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो लगभग 5 से 6,000 रुपये आपको हर महीने सिर्फ और सिर्फ यहाँ कोचिंग में पढ़ने का दिया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको भोजन का, आपको वहाँ रहने का अलग लगता है, चाहे हॉस्टल लें चाहे आप रूम लेकर रहें।
हॉस्टल आपको खाने का अलग से लिया जाता है, आपको नोट्स का अलग से लगता है। कुल मिलाकर अगर आपको महीने का 15,000 रुपये आपके पास नहीं है तो आप कोचिंग का या सरकारी नौकरी का सपना नहीं देख सकते। ऐसा हम नहीं, ऐसा एक कोचिंग संस्थान वालों का कहना है कि अगर आप यहाँ हमारे यहाँ नहीं आकर पढ़ेंगे तो आपका जो सपना है वो सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा, ऐसा इनका कहना होता है। और ऐसी मीठी मीठी बातें और ऐसी हवाई बातें करके हमें फंसाते हैं और आखिरकार हमारे पैसा पूरा का पूरा ले लेते हैं। अगर आपके पास 15,000 रुपये, ये सालाना की बात नहीं कर रहे हैं, यह 15,000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए वो गांव का बच्चा जिसकी कमाई ही 8 से 10,000 रुपये हो मंथली, वो 15,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर कैसे खर्च कर सकता है। उसके पिता 10,000 रुपये कमाते हैं, उस 10,000 में उनका पूरा 4 से 5 सदस्यों का परिवार होता है, उसमें उनका पालन पोषण होता है। ऐसे में वो इतनी बड़ी रकम कैसे देगा? इससे कोचिंग संस्थान वालों को कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं समझ पाते। आपको शिक्षा देना, आप मत बनाइए बड़े बड़े भवन, आप नॉर्मल सा घर बना करके भी तो वहाँ पढ़ाई करवा सकते हैं। क्या जरूरत है कि आप एसी ही लगवाइए, पंखा भी लगवाएंगे तो भी काम चलेगा। बच्चे जो जाते हैं उन्हें एसी सूट नहीं करती। हम एक संस्थान में गए हुए थे, वहाँ एसी लगी थी लेकिन बंद थी, पूरी बंद थी। अब यहाँ गांव वाले बच्चे थे, फर्राटा का हवा लेते हैं पंखे का, और उनको एसी का सूट ही नहीं हो रही। हमारा कहना है आप ज्ञान पर फोकस करो, ये बाहरी चकाचौंध छोड़ो, तो शायद आप जो लंबी फीस ले रहे हैं या फीस कम हो जाए। कोचिंग संस्थान वालों की गलती नहीं है, दिखावे में, बैनर बनवाने में, होर्डिंग लगवाने में, टीचर हायर करने में, ये सब उनका खर्चा लगता है, ये सब लेते हैं। लेकिन इसमें फंसता कौन है? वह मासूम विद्यार्थी और वह माता पिता जो गांव से निकलकर सपना लेकर जाते हैं कि शहर में हमारा सपना साकार होगा। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि सही मार्गदर्शक का चुनाव करें और सही मार्गदर्शक के चुनाव में आप रहें। अगर मार्गदर्शन आपको सही मिलता है तो आगे चल के आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। अब समस्या यह है कि चुनाव कैसे करें, कोई हमें सच में बता तो नहीं देगा। इसके लिए आप पहले से जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे बात करें, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप कोचिंग लें तभी आपका सिलेक्शन होगा। घर में रहकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। बस फर्क ये हो चुका है, आज हमें एक थोप दिया गया है, हमें बता दिया गया है कि तुम कोचिंग नहीं लेते हो मतलब तुम बहुत पीछे हो। याद करें स्कूल का वो समय, स्कूल क्या था कि जो बच्चा कोचिंग जाता था उसको स्मार्ट माना जाता था, उसके अंक भी ज़्यादा आते थे और गलती उसकी नहीं थी और ना ही हमारी गलती थी। ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया। स्कूल में क्या होता था कि वहाँ जो मास्टर हुआ करते थे वो उनके पास जो भी बच्चा पढ़ने आता था उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर दे देते थे और जो पढ़ने नहीं जाता था उसको प्रैक्टिकल में कम नंबर देते थे। इससे क्या हो गया, उन्होंने ही पहले से क्रिएट कर दिया, माइंड में भर दिया कि बिना कोचिंग के अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। ऐसे में जब छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक ने देखा कि कोचिंग इसने किया, इसको प्रैक्टिकल में नंबर मिला, उसको तब इतनी समझ तो नहीं रहेगी छोटे बच्चे को कि आखिर प्रैक्टिकल में नंबर जो मिला है मास्टर साहब की चाल है, उसको तब इतनी समझ नहीं रहती। तो वो छोटा बच्चा सोचता है कि कोचिंग करने से प्रैक्टिकल में नंबर और भी विषयों में नंबर मिले होंगे, इसलिए वो जा करके कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। जरूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन करें तभी हो। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि कोचिंग एकदम बेकार है। कोचिंग में अगर अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको मिल जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। शुरू में हम जब रहते हैं नए नए, हमें पता नहीं रहता आखिर पढ़ाई किस दिशा में करनी है, पैटर्न कैसा क्या होता है, अनुमान नहीं रहता है तो समस्या होती है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन है तो बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसे जो फर्जीवाड़े चला रहे हैं अपना संस्थान की बस हमको पैसा ऐंठना है, उनसे बचकर रहना है, जिम्मेदार नागरिक बनना है। जब आप तैयारी में जाएं तो भावनाओं में ना बहें, अच्छे लोग वहाँ हों जो उनसे पहले संपर्क कर लें। आप जब भी किसी संस्थान में जाएं तो उनसे प्रश्न करें कि आपके संस्थान में 1000 बच्चों ने दाखिला लिया था, 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी के 998 बच्चे कहाँ हैं?
क्या कर रहे हैं वो अब? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। आपने कभी जिम्मेदारी समझा? नहीं। अब गुरु और शिष्य वाला संबंध रह ही नहीं गया। उनके बीच एक व्यापारिक ने अपना स्थान बना लिया है कि अब व्यापार हो गया। शिक्षक वही हैं, शिक्षक जो पहले थे वही शिक्षक है। शिक्षक ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके बीच एक व्यापारिक कड़ी आ गई है, व्यापारिक दीवार आ चुकी है, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। आप तक वो सही ज्ञान नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है। इस व्यापारिक कड़ी को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक गुरु और शिष्य का पारस्परिक संबंध नहीं बनेगा। गुरु वह है जो हमें इसलिए हाथ ना पकड़े कि हम बड़ी मोटी रकम दे रहे हैं, बल्कि इसलिए हाथ पकड़े कि अगर इसका हाथ हम छोड़ दिए तो ये बच्चा असहाय हो जाएगा। गुरु वह नहीं जो अपने सक्षम विद्यार्थियों के पास जाए, जो सक्सेस हो गए उनके पास जाए, बल्कि गुरु वो है जो असफल छात्रों के पास भी जाए, सहानुभूति दे, उनसे कहे बेटा तुम्हारा अनुभव तो कम है, तुम्हें लाइफ में अगर कुछ और करना होगा हमें बिल्कुल याद करना, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल करेंगे। अब से जो भी करना सोच समझ के करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।